एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इवेंट में जो भी आया हुआ था, जो कि तांग को अपने साथ अपने कुछ दोस्तों से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। वहीं लिन, जो कि डायरेक्टर और क्लाइंट्स के साथ थी, वो उसे और ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहे थे, जबकि वो मना कर रही थी। ये सब देखकर तांग काम के बहाने लिन को वहां से ले जाती है, जो बात शायद डायरेक्टर को पसंद नहीं आती। पर लिन के ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो तांग उसे ऑरेंज जूस देती है बेटर फील करने के लिए। फिर वो लिन के लिए टैक्सी बुलवा कर उसे घर भेज देती है, क्योंकि ऐसे में घर जाकर आराम करना ही उसके लिए बेटर था। उसके जाने के बाद वहाँ पर जियांग आता है, जो कि तांग को बाहर देखकर उसे पूछता है कि क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी। इस पर वो उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक कोइंसिडेंस है। फिर जियांग उसके नेकलेस की तारीफ करता है, जो सुनकर तांग खुश हो जाती है और कहती है कि वो इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं प्रिटी हूँ। पर जियांग किसी बात पर मुस्कुरा रहा था, जिसका कारण जब तांग पूछती है, तभी जनरल मैनेजर वहाँ पर आ जाते हैं। वो अभी बात ही कर रहे थे कि डायरेक्टर वहाँ पर आकर तांग को बताता है कि प्रेसिडेंट उससे मिलना चाहते हैं। पर उसे ले जाते वक्त डायरेक्टर ने उसकी कमर पर हाथ रखा हुआ था और वो उसे कहता है कि तुमने लिन को घर भेज दिया है, तो तुम्हें हमारे साथ ड्रिंक करना होगा। जिस पर तांग घबराती नहीं है और कहती है कि अपना हाथ हटाओ, वरना मैं गलती से गिलास तुम्हारे मुंह पर गिरा सकती हूँ। जो सुनकर वो हाथ पीछे कर लेता है। अब जब वो इवेंट के हॉल में पहुंचते हैं, तब शेन्यू तांग से लिन के बारे में पूछती है, क्योंकि उनके एक क्लाइंट उसे ढूंढ रहे थे। तो वो उसे बताती है कि कुछ सिचुएशन आ गई थी, जिसकी वजह से उसे घर भेजना पड़ा, जिससे शेन्यू समझ जाती है कि डायरेक्टर ने ये कुछ किया होगा। तांग फिर एक क्लाइंट से वुमेन हेरेसमेंट की बात करने लग जाती है, क्योंकि वो ऐसे ही टॉपिक को कवर करती है और उनसे वर्क प्लेस पर होने वाली हेरेसमेंट को लेकर डिस्कस करने लग जाती है। जो सुनकर डायरेक्टर को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इनडायरेक्टली वो उसे ही टारगेट कर रही थी। इतने में इवेंट शुरू हो जाता है, जिसमें तांग को सिलेक्टेड विनर्स के नाम अनाउंस करने थे। विनर्स अनाउंस करने के बाद जब तांग थोड़ी देर के लिए बाहर आती है, तो डायरेक्टर भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और उससे कहता है कि एक लड़की जितनी तेज होती है, उसे पाने के लिए डिजायर और भी बढ़ जाती है। जो सुनकर वो उसे बोलती है, क्या तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया। वो जाने लगती है, पर वो उसका रास्ता रोक लेता है। वो उसे अब्यूज करते हुए कहता है कि तुमने मेरे से मेरा एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड छीना है। इस पर तांग बोलती है कि वो उसकी इन बातों से नहीं डरती और अगर उसे उसका दुश्मनी बनना है तो वो भी तैयार है। पर डायरेक्टर यहाँ किसी और इरादे से आया हुआ था। वो तांग के क्लोज आकर उसे धमकाता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से प्यार नहीं है, और अगर तुमने इस सेक्सुअल हेरेसमेंट के बारे में किसी को बताया तो बैंक और तुम्हारी कितनी बदनामी होगी और कोई तुम पर विश्वास ही नहीं करेगा कि मैंने ऐसा कुछ किया है। इस पर तांग स्पोक्स उठाकर उसकी गर्दन पर रख देती है और कहती है कि मैं कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हूँ, क्या तुम हो। पर डायरेक्टर इसे जरा भी नहीं डरता और कहता है कि तुम्हें मेरी जान लेने के जुर्म में जेल हो जाएगी। पर तांग सिर्फ इतना ही कहती है कि उससे पहले तो तुम्हारी जान ही चली जाएगी और यहाँ हर तरफ सीसीटीवी है, तो डायरेक्टर पर ही इल्जाम आएगा। जिसके बाद डायरेक्टर पीछे हट जाता है और तांग वहाँ से चली जाती है। वहीं जियांग ने तांग को देख लिया था, जो कि परेशान होकर जा रही थी। वो समझ गया था कि डायरेक्टर ने उसे कुछ कहा है, इसलिए वो डायरेक्टर के पास जाकर उससे कोई भी बात किए बिना सीधा उसे पंच मार देता है। कुछ देर बाद तांग डायरेक्टर को देखती है, जिसके चेहरे का नक्शा बिगड़ा हुआ था। उसके पीछे जियांग अपने हाथ का दर्द लिए हुए खड़ा था, जिससे वो समझ जाती है कि उसने उसे मारा है। फिर हम इन्हें बाहर पार्क में देखते हैं, जहाँ पर तांग उसे बैंडेज लगाते हुए कहती है कि तुम कब दूसरों को मारते वक्त खुद को चोट पहुंचाना बंद करोगे। इस पर जियांग कहता है कि उसे मारते वक्त मैंने उसे ग्लासेस पर ध्यान नहीं दिया। जियांग अब उसे ब्रो कहने वाली बात करता है कि स्कूल टाइम में जब वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करते थे, तो लोग उन्हें रिलेशनशिप में समझने लगे थे, जिनकी गलतफहमी दूर करने के लिए जियांग उसे ब्रो कहा करता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से तांग उसकी वजह से परेशान हो। फिर स्कूल के बाद जब उसे कहीं भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो तांग ही थी जिसने कि उसे पढ़ाने में मदद की और वो कॉलेज जा पाया। जियांग उसे कहता है कि तुमने मुझे खुद पर भरोसा रखना सिखाया है, जिसकी वजह से वो उसे आई के आगे कुछ वर्ड कहता है। इतने में तांग का फोन बजने लग जाता है, पर वो भी जियांग की बात सुनना चाहती थी, जिसे कंटिन्यू करते हुए जब दोबारा आई के आगे वो कुछ बोलने लगता है, तो इस बार उसका फोन बजने लग जाता है, जिसे जब वो उठाता है तो वो कॉल उनकी मॉम का था, जो उन्हें बताती है कि एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जिसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम दोनों मॉम को देखते हैं, जिन्होंने एक लड़के को सेक्सुअल हेरेसमेंट के लिए गार्ड से पकड़वा दिया था, क्योंकि वो एक लड़की की गलत तरीके से पिक्चर क्लिक कर रहे थे। पर वो लड़का अपना क्राइम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था और कह रहा था कि वो इनोसेंट है, जहाँ उनके बीच हाथापाई भी होने लगती है। इतने में तांग और जियांग आकर उन्हें शांत करते हैं, जिन्हें फिर मॉम इस लड़के की सारी करतूत बताते हैं। और जब उन्होंने इसे पकड़ा
तो उल्टा इसने उन्हें मारा और अब कंपनसेशन मांग रहा है। वो लड़का बोलता है कि यहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं है जिसे तुम लोग ये प्रूव कर सको। तभी तांग पुलिस को कॉल करके यहाँ पर बुलवा लेती है, जिसके बाद वो उस लड़की से कहती है कि इस बिल्डिंग के कुछ अपार्टमेंट्स में कैमरे लगे हुए हैं जिन्हें चेक करने पर सब कुछ पता चल जाएगा। वो पुलिस और गार्ड के साथ सिक्योरिटी रूम में जाकर कैमरास चेक करते हैं और वो लड़का उसमें पिक्चर क्लिक करते हुए दिख जाता है। ये देखने के बाद पुलिस उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। फिर तांग उस लड़की को अपने पास रखा हुआ पेपर स्प्रे दे देती है ताकि अगली बार वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। उन्हें थैंक्स कहने के बाद लड़की की मॉम उसे वहाँ से ले जाती है, जिसके बाद तांग की मॉम चलते चलते जियांग की मॉम से कहती है कि तुमने तो उस लड़के को पंच ही मार दिया था, जबकि जियांग कितना शांत खड़ा हुआ था। जो सुनकर तांग जियांग को देखकर स्माइल करने लग जाती है, क्योंकि वो कितना शांत है उसने अभी देखा था। उसने तो बिना कुछ सोचे उसके बॉस की पिटाई कर दी थी। तभी दोनों मॉम को याद आता है कि वो सब्जियां तो वहीं पर भूल गई है जो कि उन्होंने खरीदी थी, जिसे लेने के लिए वो भाग कर जाती है। अब जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो तांग जियांग से अपने पुराने शहर की बात करती है जहाँ वो काम करती थी कि 10 बजे के बाद रात को बाहर ही नहीं निकलती थी क्योंकि लड़कियों के लिए वो सेफ नहीं था। जियांग को समझ में आ जाता है कि उन दिनों तांग अक्सर उसे 10 बजे ही क्यों कॉल करती थी, क्योंकि उस टाइम वो डरी होती थी सड़क पर अकेले चलने से। उसे कोई बात करते हुए सपोर्ट करने वाला चाहिए था। तभी तांग की मॉम उसे गार्बेज बैग्स ढूंढने के लिए कहती है, जिसे उसने ऑर्डर करके मंगवा तो लिया था पर अभी तक खोला नहीं था। फिर वो उसे खोलकर जब डस्टबिन पर लगाती है तो जियांग उसकी मदद करता है और साथ ही उसे कुछ टिप्स भी देता है स्मार्ट वर्क करने के लिए, जो देखकर तांग की मॉम इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि जियांग तो तुमसे भी अच्छे से घर का काम करता है। इस पर तांग जियांग को धीरे से कहती है कि मेरी मॉम के सामने स्मार्ट बनने की कोशिश कम करो, वरना वो मुझे उतना ही डम समझेंगी। अब जब दोनों मॉम का ध्यान टीवी में था तब जियांग तांग से कहता है कि मेरी बात पार्क में अधूरी रह गई थी, तो वो उसे कंटिन्यू करने के लिए कहती है। पर इतने में मॉम उसे बताती है कि रिमोट ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसे जियांग अपनी बात नहीं कह पाता। पर फिर तांग से कहता है कि मैं जल्दी ड्राइवर को इन्हें वापस ले जाने के लिए कहता हूँ। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने चेहरे पर लगी चोट पर बैंडेज लगाता है। उसके साथ यहाँ पर जो भी था जो उसे बताता है कि मिस वेद जो कि डायरेक्टर की वाइफ है वो अभी काम में बिजी है, इसीलिए जो उसे खाने पीने के लिए कुछ पूछता है, पर डायरेक्टर खुद ही ड्रिंक्स लेकर पीने लग जाता है। सीन वापस से तांग और जियांग पर आता है जो कि एक दूसरे से बात करने का मौका ढूंढ रहे थे। इसीलिए जियांग दोनों मॉम से कहता है कि वो ड्राइवर को कॉल कर देता है ताकि वो उन्हें वापस से घर भेज सके, और उसे तांग से कुछ काम था तो वो यहीं पर रुकेगा। पर मॉम बोलती है कि उन दोनों को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो शो को एंजॉय कर रहे हैं। उन दोनों का ये प्लान अब फेल हो जाता है तो जियांग उदास होकर तांग के पास आ जाता है, जो उसे एक पेन ड्राइव दिखाती है जो उसके क्लास मॉनिटर ने उसे दी थी ताकि इनमें रखी हुई वीडियोस को एडिट कर सके, जिसके बाद वो उसे रियूनियन पर प्ले करेंगे। तो जियांग उसकी मदद करता है इसे सर्वर पर अपलोड करने के लिए। दूसरी तरफ डायरेक्टर की वाइफ काम खत्म करने के बाद जब उससे मिलने के लिए आती है तो वो जू को वापस भेज देती है, जो देखकर डायरेक्टर कहता है कि जू तुमसे काफ़ी लॉयल लगता है, पर कुछ तो होगा जो कि उसे चाहिए। इस पर वह कहती है कि पैसे, जैसे कि एक टाइम पर तुम्हें चाहिए थे। वो उसे बोलती है कि उसकी ये हरकतें उसे किसी दिन ले डूबेंगी, जिस पर डायरेक्टर उसे कहता है कि भूलो मत, मैंने तुम्हारे लिए कितने बुरे काम किए हैं, अगर मैं फंसा तो तुम भी मेरे साथ बर्बाद हो जाओगी। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे से क्या चाहिए, तो वे उसे बताती है कि लिन जियांग प्रोजेक्ट में फंडिंग गैप है, जिसे वो उसे 3 महीने के अंदर अंदर सॉल्व करने के लिए मदद मांगती हैं। वहीं तांग और जियांग का काम हो गया था तो वो पुरानी बातें कर रहे थे। तांग उसे कहती है कि वो जब भी बिजी रहती थी तो जियांग उसका होमवर्क करता था, पर टीचर आज तक उन्हें पकड़ ही नहीं पाई कि उनका काम सेम होता था। इस पर जियांग उसे बताता है कि टीचर हमें इसलिए नहीं पकड़ पाते थे क्योंकि मैं हमेशा अलग आंसर लिखता था, जो सुनकर तांग हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था। इतने में तांग की मॉम उसे कहती है कि आज वो यहीं पर रुकेगी और जियांग की मॉम उसे वापस से घर चलने के लिए कहती है, जिससे उनकी बात अधूरी ही रह जाती है। पर जियांग जाते जाते तांग को बाद में कांटेक्ट करने के लिए कहता है। फिर जब वो कार में था तभी तांग उसे मैसेज करके पूछती है कि क्या कुछ ऐसी बात है जो कि तुम मुझे बताना चाहते हो, तो वो सोचने का टाइम मांगता है पर फिर कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे शियो मॉल से ऑर्डर किया था पर इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, तुम्हारा ये प्लेटफॉर्म तो काफ़ी स्लो है, जो देखकर जियांग भी परेशान होने लग जाता है। लेकिन वो देखता है कि मॉम ने आइटम्स की पेमेंट अभी तक की नहीं थी, इसीलिए वो प्रॉब्लम आ रही थी। फिर जब जियांग वापस से तांग का मैसेज देखता है तो उसने उसे अपनी बात कहने के लिए कहा था, जिसे मैसेज करने के बाद वो बीच रास्ते में ही कार से उतर जाता है और मॉम से कहता है कि उसे कंपनी में कुछ काम है। फिर वो भागता हुआ कहीं पर जाने लगता है। वहीं तांग जब मैसेज चेक करती है तो उसमें जियांग ने लिखा हुआ
था कि ऐसी काफ़ी बातें हैं जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुमने हमेशा ही मुझे अच्छे से ट्रीट किया है, जिसका बदला मैं कैसे चुकाऊँ मुझे आज तक समझ नहीं आया। इसके बाद वो उसे मिलने के लिए स्टेयर के पास बुलाता है तो तांग भी जल्दी से तैयार होकर चुपके से घर से निकल जाती है ताकि मॉम को पता ना चले। जब वो उसे जाकर मिलती है तो वो काफ़ी नर्वस हो रही थी। वो उसे पूछती है कि तुम वापस क्यों आ गए, तो वो कहता है कि तुम्ही ने मुझे अपनी बात बताने के लिए कहा था ना, मुझे टाइपिंग पसंद नहीं है, इसलिए मैं खुद तुम्हें बताना चाहता था। फिर वो शुरू करते हुए उसे बताता है कि मैंने शिव को स्टार्ट सिर्फ तुम्हारी वजह से ही करा था। जब तांग अब्रॉड में थी तो उसे यहाँ के खाने की काफ़ी याद आती थी। जियांग उसके बदले यहाँ पर अलग अलग रेस्टोरेंट से खाना खाया करता था और फिर उन रेस्टोरेंट के रिव्यू लिख लिया करता था। जिस काम में जियांग को मज़ा आने लगा और उसने ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया, जिसे काफ़ी सारे लोगों ने सपोर्ट किया। इसके बाद उसने फैंग को भी अपने साथ इसमें जोड़ लिया और उन्होंने मिलकर इन रिव्यूज़ की वीडियो बनाई। पर एक दिन इसी तरह एक्सप्लोर करते करते जियांग को चेंग हुई मिला, जो कि उसी के नोट्स पढ़कर रेस्टोरेंट विजिट कर रहा था। फिर उसने उसे भी अपने साथ मिलाकर इन तीनों ने शिव गोरमे को ओपन किया, लेकिन इस सब की शुरुआत का क्रेडिट जियांग तांग को देता है। उसके बिना वो कभी भी नहीं कर पाता। उसे वो ये भी बताता है कि उन दिनों जब वो यहाँ पर नहीं था तो उसने अच्छे रेस्टोरेंट के नाम अपने फ़ोन में सेव किए थे ताकि जब वो लौटेगी तो उसे वहाँ पर लेकर जाएगा। लेकिन तांग को वापस लौटने में इतना टाइम लग गया कि अब उसमें से कुछ रेस्टोरेंट एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो तांग कहती है कि जो बचे हुए हैं तुम मुझे वहाँ पर एक एक करके ले जा सकते हो। जियांग उसे बताता है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना काफ़ी अच्छा लगता है, पर मुझे इस बात का डर रहता है कि पता नहीं मैं तुम्हें अपनी वजह से कहीं दुखी ना कर दूँ। तभी तांग उससे एक ड्रामा की बात करने लग जाती है जिसमें फीमेल लीड अपने ग्रेजुएशन वाले दिन अपने दोस्त को चिल्लाकर बताती है कि वो उसे पसंद करती है, पर हो सकता है कि ये फीलिंग उनके बीच इस वजह से हो क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम साथ में बिताया था और उन्हें एक दूसरे की आदत थी। सेम सिचुएशन अभी तांग के जियांग के साथ थी क्योंकि वो दोनों काफ़ी पुराने दोस्त थे, उन्हें एक दूसरे के साथ अच्छा भी लगता था, पर इस फीलिंग को वो आज तक समझ ही नहीं पाए कि वो जियांग के लिए क्या है। इसीलिए वो जियांग को चल रहा है वैसे चलने देने के लिए कहती है, जो सुनकर वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। इतने में तांग को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, इसीलिए उसे जाना पड़ता है, पर जाने से पहले वो उसे गले लगा लेती है और फिर गुड नाइट बोलकर चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जू को पता चलता है कि डायरेक्टर ने सिक लीव ली है, इसलिए वो काफ़ी दिन तक नहीं आएंगे। तो प्रेसिडेंट उसका काम हैंडल करने के लिए तांग को कहता है। वहीं सभी लोग मीटिंग में डायरेक्टर का वेट कर रहे थे, तभी उन्हें मैसेज आता है कि तांग की मीटिंग को टेक ओवर करेगी, जिसके बाद वो सभी से उनके प्रोजेक्ट के अपडेट्स के बारे में पूछती हैं। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जिसने जैंग के साथ मिलकर अपने कोलैबोरेशन को अनाउंस किया था और अब उनके इस प्रोडक्ट को कुछ स्ट्रीमर्स लगातार 10 घंटे तक स्ट्रीम करके प्रमोट करेंगे। बाद में जियांग इन ग्रुप फोटोज़ को तांग से शेयर करने से पहले फैंग से पूछते हैं कि उसे ये फ़ोटो उसे भेजनी चाहिए या फिर नहीं, कहीं वो मेरी वजह से काम में डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगी। इस पर वो कहता है कि ये तो भेजने पर ही पता चलेगा ना, और वैसे भी वो जब फ्री होगी तो खुद ही रिप्लाई कर देगी। तभी जियांग को किसी का कॉल आता है। पहले तो उसे लगता है कि ये लोन वाले का कॉल है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये चेंग शेनी है तब वो उसे अच्छे से बात करता है। चेंग शेनी का नाम सुनकर फेंग हैरान हो जाता है क्योंकि एक टाइम पर वो जियांग की ड्रीम गर्ल थी। इस पर वो बोलता है कि मैं नहीं, वो तुम थे जो कि उसके लिए सेम बस में चढ़ते थे, उसके लिए गाना भी गाया करते थे। चेंग शेनी ने फ़ोन इसलिए किया था कि सभी क्लासमेट्स को मिलना चाहिए, जिसके लिए फेंग तुरंत ही तैयार हो जाता है। तो जियांग भी तांग को मीट के बारे में बताने लगता है, पर रुक जाता है क्योंकि ये सब उसे काफ़ी अननेचुरल लग रहा था। दूसरी तरफ लंच ब्रेक में शिन्यू तांग से पूछती है कि उसने अपनी फ्रेंड को प्रपोज किया या फिर नहीं। इस पर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कितना अननेचुरल साउंड करता है। तो शिन्यू उसे पूछती है कि कल के बाद तुमने उसे मैसेज किया। थोड़ा सोचने पर तांग कहती है कि नहीं, सिर्फ हमने एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहा था। जैसे शिन्यू कहती है कि तुम्हें उसे बात शुरू करने के लिए इस सॉस की तारीफ करनी चाहिए, पर तांग कहती है कि इसे ऐसा लगेगा जैसे मैं उसे बात करने के लिए फोर्स कर रही हूँ, और अगर मैसेज नहीं किया तो उसे लगेगा कि वो उसे इग्नोर कर रही है। जो सुनकर वो हंसने लग जाती है और कहती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। पर तांग को खुद भी नहीं पता था क्योंकि पहले तो वो उसे जब मर्जी फ़ोन कर दिया करती थी, लेकिन अब वो इतना सोच क्यों रही है। खाने के बाद जैसे ही वो अपने कैबिन में जाती है तो जियांग का कॉल आ जाता है, जिसे पिक करने के बाद वो काफ़ी नर्वस हो जाती है। एक दूसरे को दोनों बताते हैं कि आज उन्होंने क्या क्या किया, पर इसके बाद उनके पास कुछ बात करने को ही नहीं था, इसीलिए दोनों चुप हो जाते हैं। इतने में तांग के कैबिन में प्रेसिडेंट गाँव आ जाते हैं तो वो कॉल कट कर देती हैं। फिर हम देखते हैं कि जियांग की स्ट्रीमिंग काफ़ी सक्सेसफुल रही। स्ट्रीम के बाद स्ट्रीमर जियांग से शिव के बारे में बात करता है और बताता है कि उस पर 40 मिलियन का फाइन लगा है।
क्योंकि उसने फॉल्स एडवर्टाइजमेंट की थी और भी काफ़ी स्कैम किए थे। लेकिन जियांग इससे अब सभी को अलर्ट रहने के लिए कहता है, क्योंकि पता नहीं शियो कुछ भी कर सकती थी। सीन अब डायरेक्टर पर आता है जो कि हॉस्पिटल में था। उसे जब पता चलता है कि उसके पीछे तांग सारा काम संभाल रही है तो अब वो भी उसकी काबिलियत देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो ये काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। फिलहाल उनके पास एक क्लाइंट है जिसका केस प्रेसिडेंट खुद हैंडल कर रहे हैं, पर उस क्लाइंट को पहले ही काफी बैंक लोन के लिए मना कर चुके हैं। इसीलिए देखना ये है कि तांग इस केस को एक्सेप्ट करती है या फिर रिजेक्ट। दूसरी तरफ तांग चिन्यू के साथ जब ऑफिस से निकल रही थी तभी उसे याद आता है कि उसने जल्दबाजी में जियांग का कॉल कट कर दिया था, लेकिन अब उसे कॉल करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर मैसेज करना चाहिए, ये समझ नहीं आ रहा था। तो चिन्यू उसे कहती है कि तुम खुद ही कॉल क्यों नहीं कर लेती। पर जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो जियांग पहले से उसका इंतजार कर रहा था, जिसे देखते ही वो नर्वस हो जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर वो कहता है कि मैं अपनी टीम के साथ डिनर पर आया था, लेकिन मैं बीच में ही उठकर जा रहा था कि तुम मिल गई। जिन्हें अब अकेला छोड़कर शिन्यू वहाँ से चली जाती है। जियांग अब जब तांग को अपने साथ लिफ्ट देता है तो उसे बताता है कि शियो ऑनलाइन फूड ब्रांड के साथ सेटअप कर रहा है और उन्हें काफ़ी कुछ एक्साइटिंग खाने को मिलेगा। तभी वो दोनों एक साथ पानी की बोतल को उठाते हैं तो जियांग पानी पीने के बाद बोतल वापस रख देता है, जिसके बाद तांग उसे उसकी कंपनी के आगे के कुछ प्लान्स पूछती है, जिस पर वो उसे बताने लग जाता है। पर उसका ध्यान उसके हाथ पर था जिसे वो होल्ड करना चाहती थी, लेकिन वो काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही थी, इसीलिए वो उसका हाथ नहीं पकड़ती। अब जब वो तांग को ड्रॉप करता है तो वो उससे गुड नाइट बोलकर जाने लगती है, पर जियांग उसे आवाज़ देकर वापस बुलाता है। जब वो आती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे तांग की हार्ट बीट काफ़ी बढ़ जाती है। जियांग उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इतने में उस लड़की की मॉम आ जाती है जिसकी उनकी मॉम ने हेल्प की थी। वो लेडी अपने साथ कुछ फ्रूट्स लेकर आई थी, जिसमें कुछ वो उन दोनों को भी दे देती है। उनके जाने के बाद ये दोनों अपने हाथ में फ्रूट्स लेकर हंसने लग जाते हैं। जब जियांग उन फ्रूट्स को लेकर घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या वो नूडल्स खाएगा। इस पर वो बताता है कि वो टीम के साथ डिनर करके आया है और वो उन्हें फ्रूट्स दे देता है। पर मॉम कहती है कि तुम टीम डिनर करके आए हो, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है। पर वो कुछ नहीं कहता और अंदर चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि फेंग जियांग के घर उसके हाथ के बने हुए नूडल्स खा रहा था। तभी वो जियांग से कहता है कि तुमने तो अपनी मॉम से वादा किया था ना कि तुम बड़े होने के बाद उन्हें अच्छे से घर में ले जाओगे जहाँ पर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पर जियांग बताता है कि मैंने मॉम को यहाँ से चलने के लिए काफ़ी बार मनाने की कोशिश की, लेकिन वो जाना ही नहीं चाहती। फेंग बोलता है कि अगर हमारे इन्वेस्टर को पता चला कि हमारा सीईओ छोटे से घर में रहता है तो वो क्या ही सोचेंगे, उन्हें लगेगा कि हमारी कंपनी एक स्कैम है। इस पर जियांग बोलता है कि मैंने इस घर को खरीदने के लिए एक्स्ट्रा 2 लाख दिए थे और मॉम का कहना ये है कि ये घर उसके डैड की निशानी है, इसलिए वो यहाँ से नहीं जाना चाहती। अभी जियांग पैसे सेव कर रहा है ताकि वो शादी की बात कर ले सके। इस पर फेंग उसका मजाक बनाने लग जाता है कि आखिर कहाँ है वो जो कि तुमसे शादी करेगी। लेकिन जियांग इतना कॉन्फिडेंट था कि फेंग को शक होने लग जाता है कि उसने पहले से ही किसी लड़की को ढूंढ रखा है। तभी जियांग की मॉम तांग के साथ सामान लेकर आती है, जो देखकर जियांग जल्दी से बाहर अपनी मॉम की हेल्प करने के बजाय तांग की हेल्प करता है सामान उठाने में। फिर वो उसे अंदर खाने के लिए बुलाता है और कहता है कि वो उसके लिए नूडल्स या फिर सूप बनाएगा, तो वो चली जाती है। अंदर आने के बाद फेंग तांग को बताता है कि चैंग शिनी वापस आ गई है और नेक्स्ट फ्राइडे वो सभी क्लासमेट से मिलना चाहती है, जिसमें फेंग तांग को भी इन्वाइट करता है। अब चैंग शिनी का नाम सुनकर तांग थोड़ी सी उदास हो जाती है, क्योंकि उस टाइम वो जियांग की फर्स्ट लव थी। हालांकि उनके ब्रेकअप का कारण तो फांग नहीं जानता, पर उनके ब्रेकअप के बाद आज तक जियांग ने किसी और लड़की को डेट नहीं किया, जिसका कारण हो सकता है कि वो अब भी उसे पसंद करता है, जिस पर तांग को यकीन नहीं होता कि वो अभी तक उसे पसंद करता है। तो फेंग दरवाजा बंद करके उसे कहता है कि तुम भी तो पहले सॉन्ग के साथ थी ना, और तुम्हारे ब्रेकअप के बाद जियांग ने हमें तुम्हारे सामने उसका नाम लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि तुम उसके नाम से अपसेट हो जाओगी। इतने में जियांग तांग के लिए सूप लेकर आ जाता है, लेकिन फेंग इस बात से ऑफेंड हो जाता है कि जियांग ने तांग को ज्यादा टॉपिंग वाला सूप दिया था। इस पर वो कहता है कि तुम्हें अपने बेटे को पिक करने के लिए जाना था ना। जहाँ टाइम देखने के बाद वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। फिर तांग जियांग से पूछती है कि क्या वो फ्राइडे को रियूनियन में आएगा। इस पर वो उसे कहता है कि लास्ट टाइम वो नहीं जा पाया था, इसीलिए जाएगा। लेकिन तांग बताती है कि उसे शायद ओवर टाइम काम करना पड़ेगा, तो वो जल्दी से सब कुछ खत्म करके जाने लगती है। जियांग उसे नूडल्स खाने के लिए भी रुकने को कहता है, पर उसका पेट भर चुका था तो वो चली जाती है। दूसरी तरफ कंपनी में शेंग जब एक एम्प्लॉय के हाथ में टेलीस्कोप देखती है तो वो उससे इसके बारे में बात करने लग जाती है, क्योंकि उसे भी टेलीस्कोप काफ़ी पसंद है जिनसे वो स्पेस में देख सकती है। उस एम्प्लॉय को स्पेस में इंटरेस्ट शेंग हुई की वजह से आया था, इसलिए उसने अपने लिए भी इसे खरीद लिया था। इस पर शेंग कहती है कि ये तो बिगिनर्स के लिए है, तुम इसमें और पैसे ऐड करके इससे भी बढ़िया ले सकते थे। जो सब कुछ पीछे से शेंग हुई देख रहा था। शेंग बताती है कि जो टेलीस्कोप उसके पास रखा हुआ है
उसे उसने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया क्योंकि उसे उसका एक पार्ट नहीं मिल रहा था। तभी चैंग उससे पूछता है कि वैसे तुम्हें इसे क्या ऑब्जर्व करना पसंद है, तो वो सैटर्न ड्रिंक्स कहती है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। रात को वो हम देखते हैं कि फांग तांग को फ़ोन करके पूछता है कि कल वो क्लास रियूनियन पार्टी में आएगी या फिर नहीं, पर फेंग के साथ जियांग भी था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि ये सवाल फेंग का नहीं बल्कि उसका है। फेंग बोलता है कि हम पहले मिलकर अपना भी कुछ प्लान कर सकते हैं खाने का, लेकिन तांग ने अभी तक नहीं बताया था कि वो आ रही है या फिर नहीं। तभी तांग जियांग को बताती है कि उसके प्लांट में कुछ प्रॉब्लम है, तो जियांग बोलता है कि तुमने ना उसे ज्यादा पानी दे दिया होगा, कल रियूनियन पार्टी के बाद मैं उसे देखने के लिए आ सकता हूँ। तो फेंग उन्हें चुप करवा कर तांग से पूछता है कि वो आ रही है या फिर नहीं। इस पर वो हाँ कर देती है, लेकिन उसकी एक मीटिंग है तो वो टाइम नहीं बता सकती। कॉल के बाद अब तांग जब शीशे में अपना चेहरा देखती है तो वो डार्क सर्कल्स को नोटिस करती है, जो कि ओवर टाइम काम करने की वजह से आ गए थे। तभी वो जल्दी से आइस पर मास्क लगाती है। वही फेंग जब घर पहुंचता है तो वो यनान को देखकर छिप जाता है, क्योंकि उसने भी मास्क लगा रखा था और वो मेडिटेशन कर रही थी, जिसे देखकर वो कहता है कि तांग से कुछ सीखो, उसे इन सब मास्क वगैरह से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो जैसी है वैसी ही रहती है। लेकिन दूसरी तरफ तांग ने खुद मास्क लगाया हुआ था, क्योंकि रियूनियन में वो ऐसे नहीं जा सकती थी। यहाँ से अब हम उनके स्कूल का सीन देखते हैं, जब क्लास के सभी बच्चे एक साथ ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, लेकिन जियांग पीछे बैठा हुआ था और तांग भी अपना काम कर रही थी। तभी सभी को अपने क्रश का नाम बताना था, जिसमें सभी चेंग शेनी का नाम लेते हैं। और जब जियांग से इस बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वो पसंद करता है, तो सब कुछ तांग भी सुन रही थी। इसके बाद हम तांग और जियांग को उनकी क्लास रियूनियन में देखते हैं, जहाँ पर जियांग जब अपने क्लासमेट्स को सर्व कर रहा था तब वो उसे मजाक करते हुए कहते हैं कि अब तुम बड़े बॉस बन गए हो, तुम्हें यहाँ पर आने का टाइम कैसे मिला। इस पर वो कहता है कि तुम तांग से ही पूछ लो, मैंने आज तक कोई पार्टी या फिर बैडमिंटन मैच मिस नहीं किया है। तो बोलते हैं कि तुम घूमते ही सिर्फ उसके साथ हो। अब जब जियांग अंदर फ्रूट्स लेने के लिए जाता है तब सभी बात कर रहे थे कि चेंग शी ने वापस आने के बाद फेंग को कॉन्टैक्ट क्यों किया, जबकि वो तो जियांग की गर्लफ्रेंड थी। ये बात सुनकर तांग काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि ये उसे पता ही नहीं था। तो फेंग बताता है कि उस टाइम तांग दूसरे शहर में थी और जियांग भी चेंग शी के साथ कुछ महीनों के लिए ही रिलेशनशिप में आया था, क्योंकि चेंग शी को स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना पड़ा। लेकिन अब तांग की क्लासमेट कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जियांग ने तुम्हें अपनी रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया, जबकि तुम दोनों तो इतने अच्छे दोस्त हो और कुछ भी नहीं छुपाते। इस पर तांग झूठ कहती है कि हाँ उसने बताया था, मैं ही भूल गई थी। तो क्लासमेट बोलती है कि फिर तो तुम्हें पता ही होगा, जियांग की फर्स्ट किस भी चेंग शी के साथ थी। जिन सब बातों को सुनकर वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी, तो बाकी क्लासमेट से मिलने चली जाती है। जब जियांग फ्रूट्स लेकर आता है तो उसे किसी का कॉल आता है, तो तांग उसे फ्रूट्स लेकर सभी को सर्व करने लग जाती है, जहाँ वो फिर से अपने क्लासमेट्स को बात करते हुए सुनती है कि जियांग और चेंग शी एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट मैच है। इतने में जियांग वहाँ पर आकर फेंग को बताते हैं कि चेंग शी रास्ता भूल गई है, तो वो दोनों उसे लेने के लिए चले जाते हैं। पर इस सबसे तांग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वहीं वो दोनों उसे एक पार्क में मिलते हैं और उसे पार्टी में लेकर आते हैं, जहाँ पर फेंग इस पार्टी के सारा बिल अपने ऊपर लेता है, जो सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि तांग जियांग के साथ बैठी थी, पर जियांग चेंग शी से ही बातें किए जा रहा था और उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहा था। उन दोनों को ऐसे बातें करता हुआ देखकर एक क्लासमेट उनकी फ़ोटो ले लेती है, जो देखकर तांग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे कैन पर उतारने लग जाती है। ऐसा करते करते वो काफ़ी ड्रिंक कर चुकी थी। पार्टी के बाद अब जब सभी लोग वापस जा रहे थे तब फेंग जियांग से कहता है कि चेंग शी का होटल रास्ते में पड़ेगा, तो तुम उसे ड्रॉप कर देना, और वो खुद तांग को ड्रॉप करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। अभी जियांग के ड्राइवर को आने में टाइम था, इसीलिए वो दोनों वेट करने लग जाते हैं। जहाँ उनकी बातों से पता चलता है कि उन दोनों ने आपस में बिजनेस को लेकर एक डील भी की है। वहीं फेंग तांग को कार में बताता है कि मैं तुम्हें अपने साथ इसीलिए लेकर आया ताकि तुम उन दोनों के बीच का रोमांटिक मोमेंट स्पॉइल ना कर सको। फेंगो से एक और सीक्रेट बताता है कि जब चेंग शी वापस आई तो जियांग ही वो इंसान था जिसे उसने सबसे पहले कांटेक्ट किया, क्योंकि वो दूसरे कंट्रीज के डोमेस्टिक कंपनीज के साथ काम कर रही है। इसीलिए उसने जियांग को कांटेक्ट किया ये पूछने के लिए कि क्या वो अभी भी अपनी कंपनीज ओवरसीज लिस्ट करवाना चाहता है। हालांकि फेंग जानता है कि वो लिस्ट होने के लिए अभी तैयार नहीं है, पर इसके बावजूद जियांग ने हाँ कर दिया। अगर सब कुछ सही रहा तो चेंग शी अपना मोस्टली टाइम हमारे साथ ही बिताएगी और वो जियांग के साथ बिजनेस ट्रिप पर भी जाया करेगी। जिसकी ये बातें सुनकर तांग अंदर ही अंदर इरिटेट हो रही थी और खुद से कहती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ चेंग शी जियांग से कहती है कि लगता है तांग ने ड्रिंक करने में काफ़ी इम्प्रूव किया है। इस पर वो कहता है कि वो एक दो कैन से ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर सकती, पर चेंग बताती है कि लेकिन उसने तो आज 5-6 कैन ख़त्म कर दिया, जो कि जियांग के लिए भी सरप्राइजिंग था। इतने में उनकी कार आ जाती है, पर जियांग उसके साथ जाने की बजाय उसे अकेले होटल जाने के लिए कहते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि वो तांग से मिलने के लिए जा रहा है। जियांग बोलता है कि मैंने हमारी बातों में उस पर ध्यान ही नहीं दिया,
कि उसने इतने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, इसीलिए उसे जाना होगा। तांग जब अपने घर पहुंचती है तो अपने टेडी बेयर और प्लांट के साथ ड्रिंक कर रही थी, जिनसे वो बेवकूफ़ी की तरह अकेले ही बातें किए जा रही थी। इतने में जियांग दरवाज़ा नॉक करता है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और उसे कहती है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, हमें फोर्थ प्लेयर की काफ़ी ज़रूरत थी। उसे इतना ड्रंक देखकर वो उसके लिए हनी वाटर लेने के लिए जाता है, पर तांग बोलती है कि यहाँ तो किसी ने भी ड्रिंक नहीं किया, तो हनी वाटर किसके लिए। जिस पर वो कैन लेकर उसके साथ ड्रिंक करने लग जाता है, पर जब तांग टेडी बियर के पास कैन देखती है तो उसे मारने लग जाती है कि उसे ड्रिंक क्यों की। तो जियांग उसे रोकता है और कहता है कि हम दोनों एक साथ हनी वाटर पीते हैं। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे किचन में लेकर जाता है, पर वो बालकनी में जाती है और उसे चांद की तरफ इशारा करके बताती है कि वो तुम्हारी मूनलाइट है। इस पर वो मना करता है कि मेरी कोई मूनलाइट नहीं है। तो तांग चेंगशेनी का नाम लेती है कि वही तुम्हारी मूनलाइट है, जिसके बाद वो रोने लगती है, जिसे चुप करवाते हुए जियांग उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी कोई मूनलाइट नहीं है। वो पूछती है कि फिर मैं तुम्हारी क्या हूँ, तो वो उसे लिटिल सनशाइन कहता है, जो सुनकर वो खुश हो जाती है और उसे बाथरूम में ले जाकर उसमें लगी हुई लाइट दिखाती है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये ओवरहेड लाइट है ना कि सनशाइन। तो वो फिर से रोने लग जाती है और वापस जाकर बैठ जाती है। इस पर जियांग से पूछता है कि क्या वो उसे नाराज है या फिर जेलस है कि वो चेंगशेनी को ड्रॉप करने के लिए गया। तो वो उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं ना ही गुस्सा हूँ और ना ही जेलस, और रोते हुए कहती है कि मैं तो काफ़ी खुश हूँ। तो उसके बाद वो स्टिकी नोट पर चुप रहने का लिखकर उसे जियांग के मुंह पर लगा देती है, पर वो फिर उसे हटाकर उसके चेहरे को ध्यान से देखने लग जाती है। जियांग उससे पूछता है कि क्या तुम इसलिए नाराज़ हो कि मैं चेंगशेनी को पिक करने के लिए गया था, जिस पर वो हाँ करती है। तो वो उसे पूछता है कि क्या तुम ये चाहती हो कि मैं किसी और लड़की से बात ना करूं। इसका जवाब देने की बजाय वो उसे स्टिकी नोट को अपने मुंह पर लगा देती है, पर जियांग उसे हटा देता है। फिर वो उसे किस करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, पर तभी अचानक से वो उसका मुंह बंद कर देती है और पूछती है कि तुमने चेंगशेनी को कितनी बार किस किया है। इस पर वो कुछ बोलता, तभी तांग उसे फिर से चुप करवा देती है, क्योंकि वो ये नहीं सुन सकती थी, और फिर से रोने लग जाती है। जिसे जियांग बताता है कि उसने उसे किस नहीं किया, यहाँ तक कि उसका हाथ भी नहीं पकड़ा। तो वो उसे किस करने के लिए कहती है, पर इस शर्त पर वो किसी को भी नहीं बताएगा। जिसे जियांग जैसे ही अब किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो तांग सो जाती है। तो जियांग उसे अच्छे से सुला देता है और उसे किस करने के लिए आगे आ जाता है, पर वो इमेजिन करता है कि अगर कहीं ये उठ गई तो उसे बहुत मारेगी, इसीलिए प्लान ड्रॉप कर देता है। वो अपना स्लीपिंग बैग भी उसी के बगल में लगाकर सो जाता है। अगले दिन जब तांग की नींद खुलती है तो जियांग को किचन में ब्रेकफास्ट रेडी करता देखती है। वो उससे पूछती है कि तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए आए हो। इस पर वो उसे बताता है कि मैं यहाँ से गया ही कब था। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। तांग याद करने की काफ़ी कोशिश करती है कि घर आने के बाद क्या हुआ, पर उसे कुछ भी याद नहीं था। तभी तांग अपने प्लांट को देखती है, जो कि पहले से अच्छा लग रहा था, क्योंकि कल रात उसने ही ड्रंक होने के बाद प्लांट में भी ड्रिंक डाल दी थी। फिर वो देखने आती है कि जियांग ने ब्रेकफास्ट के लिए क्या क्या बनाया है, जो देखने के बाद वो उसे बताती है कि उसने सपने में यही सब देखा था। जियांग अब जब उसका फेस क्लीन करने के लिए हाथ लगाने वाला होता है कि तभी डोर नॉक होता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने यानान थी, जो कि रो रही थी। जियांग को देखकर वो हैरान होती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पर वो अपना रोना कंटिन्यू करके तांग से मिलती है, जिसे चुप कराने के बाद वो उसे खाने के लिए कुछ देते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो बताती है कि फेंग ने उसे निकाल दिया। जियांग को तो कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि वो तो आज सुबह ही बिजनेस ट्रिप के लिए निकला था। जब जियांग वहाँ से जाने लगता है तो तांग उसे डोर तक छोड़ने के लिए आती है और उसे कल रात के लिए थैंक्स कहती है, पर वो कहता है कि थैंक्स करने के लिए तुम क्या करोगी। तो वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। इस पर वो कहता है कि कल रात वाला तरीका ही सही रहेगा, लेकिन उसे तो कुछ भी याद नहीं था, तो वो वहाँ से चला जाता है। जियांग फिर फांग को कॉल करता है और उससे पूछता है कि उसने यानान के साथ क्या किया। तो वो उसे बताता है कि वो अपना घर बेच रहा है। वहीं यानान को ये बात हाउसिंग एजेंसी से पता चली, और वो भी तब जब एजेंट उसका घर क्लाइंट को दिखाने के लिए दरवाजे पर खड़ा था। इस बात से यानान नाराज थी कि फांग इतना बड़ा डिसीजन बिना उसे बताए भला कैसे ले सकता है कि वो इस घर को बेचकर डाउनटाउन में घर लेगा। यानान इस बात से परेशान नहीं थी कि वो नए घर ले रहा है, पर वो ये घर नहीं बेचना चाहती थी, क्योंकि इसे उन दोनों ने शादी के बाद खरीदा था और ये उनका पहला घर है, जो कि उनके लिए काफ़ी वैल्यू रखता है। इतने में उसे फांग का कॉल आ जाता है, जिसे यानान उठाने से मना कर देती है, पर फिर जियांग का उसे कॉल आता है, जिसे तांग खुद ही कट कर देती है। इसके बाद यानान उसे बताती है कि मुझे इतनी कम उम्र में हाउसवाइफ नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि फांग ने उसकी ओपिनियन की वैल्यू नज़रअंदाज कर दी। इस पर तांग उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम दोनों अच्छे कपल्स हो, तुम कभी भी इस तरह लड़ते नहीं हो। इस पर यानान
कहती है कि वो इतना बिजी है कि उसके पास मुझसे लड़ने का भी टाइम नहीं है। तो तांग उसे बताती है कि वो कंपनी का सारा फाइनेंस हैंडल करता है, तो उसे इतना बिजी होना ही पड़ेगा। और जांग ने मुझे बताया कि उन्हें कुछ बड़े इन्वेस्टर्स मिले हैं, पर यानान इससे और गुस्सा हो जाती है कि वो उसे अपने काम के बारे में कुछ भी नहीं बताता। इसीलिए अब वो कुछ दिन यहीं पर रहने का डिसाइड करती है और शी को वो उसकी ग्रैंड मदर के घर भेज देगी। रात होने पर अब जियांग तांग को फ़ोन करके यानान का हालचाल पूछता है, जिसे वो बताती है कि वो खुश दिख रही है पर अंदर ही अंदर काफ़ी गुस्सा भी है। इसीलिए अगले दिन जियांग इस बारे में फांग से बात करता है, पर दोनों वीडियो कॉल पर चुप थे। इतने में ही चेंग वहाँ पर आता है, जियांग को दिखाता है कि उसने कॉपरेशन प्लेटफॉर्म का फायरवर्क तैयार कर लिया है, जिसकी मदद से एंटरप्रेन्योर इन्फ्लुएंसर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यही फ्रेमवर्क वो अपने इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंट करेंगे। लेकिन चेंग पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों पहले एक दूसरे को घूर क्यों रहे थे। तो फेंग उसे बताता है कि उसकी वाइफ उससे नाराज़ है और वो तांग के घर पर रह रही है। मैं बिजनेस ट्रिप पर हूँ तो मैं उसे मनाने के लिए नहीं जा सकता और जांग इसीलिए परेशान है क्योंकि जब तक यानान उसके साथ है वो तांग के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।